सबसे बड़ी खबर पर इस वक्त हम बने हुए हैं। उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रामपुर विधानसभा से भाजपा ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है और आपको बताएं कि खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार खतौली सीट से जो घोषित किए गए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मदन भैया, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, आपकी तैयारी कैसी है? नहीं, हमारी जो है इस चुनाव को जीतने की पूर्ण तैयारी है और हमारे जो कार्यकर्ता एक मिशनरी मोड पर हैं जी, और क्षेत्र में जो है पूरी तरह से तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जी, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी अभी जो रिक्त हुई है खतौली की, तो आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में ये कहने के लिए कि हमें अवसर मिलना चाहिए? ये पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट जो नहीं थी, ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा था जो है। नहीं, मैं अभी जो तत्काल खाली हुई इस लिहाज से बात कर रहा हूं। हाँ, तत्काल जो है जरूर, जो तत्काल के बीजेपी की कितनी सीटें हैं, तो उनकी सरकार भी बीजेपी की है जी, लेकिन हम तो किसानों के मुद्दों पर जो है मैदान में हैं। यही किसानों और कमेरों की लड़ाई के लिए मैदान में है जी। और चूंकि उपचुनाव है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव मैदान में है और पहले के चुनाव में लेकर प्रशासन की भूमिका को लेकर जो पिछले उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर आरोप लगाते रहे हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। इस बार आप क्या देख रहे हैं, इस उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रशासन का हमें उम्मीद है कि जो निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग भी नजर रखेगा और वैसे भी वो सरकार बनाने का चुनाव था। यहाँ अगर देखें भाजपा का विधायक जीतता भी है तो मतलब भाजपा की कोई सरकार तो बन नहीं, सरकार ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के लोग थे वो लोकल मुद्दों को ना उठाते थे, ना उनका समाधान कराते थे और ना लोगों के बीच में रहते थे। तो केवल जो है हम चाहे विपक्ष में रहें, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और जनता की मांगों को मनवाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका मदन भैया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने स्पष्ट कर दिया कि किसानों के मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में और वोट मांगेंगे। और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और उनके साथ हैं मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल। और अविनाश, जाहिर सी बात है, उनसे जो सवाल हैं सभी दर्शकों के मन में जो सवाल है वही आप उनके सामने रखेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 उम्मीदवारों को सामने रखकर क्या इक्वेशन देख रही है जिससे कि विजय उसके पक्ष में आए? जी बिल्कुल राजेंद्र, हम सीधा पूछते हैं अपने मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी उनसे। सर, तीनों प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या इक्वेशन देखा गया? खासतौर से अगर मैनपुरी सीट में देखिए तो रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल के काफी करीबी हैं। शिवपाल पूरी तरीके से साइलेंट है। क्या शिवपाल के अंदरूनी समर्थन भी मिलेगा रघुराज सिंह शाक्य को? देखिए, हमने निर्णय तो अपनी पार्टी के आधार पर किया है। रघुराज सिंह शाक्य पहले हमारे सांसद भी रह चुके हैं, बाद में वो प्रसपा के साथ गए, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ये चुनाव हम कई कारणों से जीतेंगे। पहला कारण तो ये है कि हमारी अपनी जो ताकत है, हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार है, उसके काम है और हमारा कार्यकर्ता है, ये ताकत पहले से भी बढ़ी हुई है। उसके आधार पर हम जीतेंगे। जैसे हमने 2019 जीता, जैसे हमने 2022 जीता। लेकिन साथ में यदि हम देखें जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है, हो सकता है उन्होंने सहानुभूति इत्यादि अर्जित करने के हिसाब से खड़ा किया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय है उनका, जो उनको ताकतवर निर्णय लग रहा है, ताकत देने वाला निर्णय लग रहा है, वो उनकी कमजोरी बनेगा। शिवपाल यादव जी क्यों नहीं थे उसके अंदर? शिवपाल यादव जी को अपने बड़े भाई की पुत्रवधू के नामांकन के समय रहना चाहिए था और वो इसलिए नहीं रहे, जो मेरा अनुमान है। हालांकि उनके अंदर की बात है ये कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से डेस्परेट थे हमारे अखिलेश यादव जी, 5 साल का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको आश्वस्त रहना चाहिए था। पर इतना आशंकित थे वो कि उन्होंने 2 भाइयों की जोड़ी फिर बाद में निकाली, 2 दोस्तों की, राहुल जी भी गए, वो भी गए और उन्होंने एक अमर्यादित रूप से पार्टी पर कब्जा किया। पार्टी तो उन्हीं की थी, उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवपाल जी उसके सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने दोनों का घोर अपमान करके, पता नहीं क्या उनकी सोच थी। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि डिम्पल पहले फिरोजाबाद में भी चुनाव हार चुकी हैं, कन्नौज से भी हार चुकी हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार शिवपाल जो पूरी तरीके से मौन है, आप लोग उनको साधेंगे और उनके जरिए डिम्पल को एक बार फिर से चुनाव हराएंगे? नहीं, देखिए,
शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये। और शिवपाल जी यदि उनके साथ नहीं है तो इससे उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी करते कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन हमारा जो चुनावी गणित है केवल ये नहीं है, हमारा चुनावी गणित तो सीधा सीधा, जैसे मैंने कहा, हमारा नेतृत्व, हमारा काम, हमारा कार्यकर्ता। सर लेकिन कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि शिवपाल की सहमति रही है डिम्पल को प्रत्याशी घोषित करने में। ये डैमेज कंट्रोल है, मैनेजमेंट है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने जो कहा कि जिस प्रकार से अखिलेश जी ने अपने पिताजी को 2 बार सार्वजनिक रूप से रोने के लिए विवश किया, वो जो उनकी गलतियां हैं, वो जो उनकी भूलें हैं, वो इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से आगे आएंगी। क्या आप लोग इसका जिक्र चुनाव में भी करेंगे जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? मैं नहीं समझता करने की जरूरत है, लोगों को पता है, पर चर्चाएं तो होंगी। और जो मैंने कहा कि शिवपाल यादव जी की अनुपस्थिति इन बातों को हाईलाइट करने में मदद करेगी। सर रामपुर की अगर बात करें तो 70% मुस्लिम मतदाता है। आपने आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है, जो आजम खान के खिलाफ कई केस लड़ते रहे हैं, आजम खान के खिलाफ एक चेहरा है। आपको लग रहा है कि इस बार वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि पहले भी लड़ चुके, हारे हैं? देखिए, बेशक वहाँ पर आजम खान साहब कई बार जीते हैं, परंतु आजम खान साहब की जो जीत का आधार रहा, वो जिसका आपने कहा मुस्लिम वोट है, वो सारा उनको मिलेगा, यही रहा है। हमारा जो जीत का आधार रहता है, हमारा सबका साथ सबका विकास आधार रहता है। आज मुस्लिम को भी 8.5 साल की उन्होंने केंद्र की सरकार देखी, प्रदेश की उन्होंने सरकार देखी, 6 साल होने को आ रहे, 5.5 साल हो चुके। उन्होंने देखा कि सबसे अच्छी सरकार तो यही है, जो हमको हमारे साथ बिना किसी भेदभाव के हमारा कल्याण करती हैं। ये बातें धीरे धीरे मुस्लिमों में भी जाने लगी हैं, और जिन लोगों का, मुस्लिमों का, आजम खान साहब ने या कांग्रेस ने उससे पहले इस्तेमाल किया, उन्होंने कभी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस कार्यशैली के कारण से मुस्लिम भी हमारे साथ आएंगे, अन्य सब वर्ग भी हमारे साथ आएंगे। और इस बार जैसे आजमगढ़ का रिकॉर्ड टूटा, रामपुर लोकसभा का रिकॉर्ड टूटा जो पुराना था, वो आज रामपुर की विधानसभा के अंदर भी वो जो वोट बैंकिंग की राजनीति को परास्त होगी और हम जीतेंगे। खतौली की बात करें, चूंकि आप मेरठ से आते हैं, बगल में मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं की सीट है खतौली। आपको लग रहा है कि विक्रम सैनी की पत्नी को टिकट दिया गया है, वो जीत पाएंगे? मदन भैया उनके खिलाफ उम्मीदवार है रालोद से। देखिए, निश्चित जीतेंगे, कारण भी है बड़ा साफ। देखिए, विक्रम सैनी जी का जो चुनाव निरस्त, वो विधानसभा विधायक की निरस्त की गई या जो कुछ भी है, उसकी पृष्ठभूमि में कबाल कांड है। और कबाल कांड में क्या भूमिका थी, क्या नहीं थी, इसके ऊपर बहुत विवाद रहे। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर जो है अपील भी की है। लेकिन तो भी उस पृष्ठभूमि के कारण से लोगों के अंदर एक बात है, लोगों को लगता है कि उस संकट के समय में यदि कोई ढंग से मजबूती के साथ कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, तो इसका लाभ हमको मिलेगा वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि राजकुमारी सैनी जी बिल्कुल हैंड्स डाउन पहले से भी अधिक बहुमत के साथ जीतेंगे। सपा और बसपा इस पूरे उपचुनाव को नहीं लड़ रही हैं, ये आपके लिए फायदे का विषय है या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है? नहीं, हमारे लिए यदि बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से देखें तो शायद हमारे लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, परंतु हमारा जो चुनाव लड़ने का आधार या जीत का आधार, विपक्ष की रणनीति कम होती है, हमारी अपनी ताकत ज़्यादा होती है, जिसको हम क्रमशः 12 महीने सक्रिय रह करके उसको मजबूत करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। बसपा का इंटैक्ट वोट है 12-13%, उनके जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टिल्ट करता है इधर से उधर, और हराने जिताने में सक्षम है। आपको लग रहा है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही तो आप उनके वोट लेने में कामयाब रहेंगे? विधानसभा चुनावों के अंदर भी जो अनुसूचित वर्ग के वोट पर सामान्यतः बसपा का एक वो माना जाता है कि उनकी तरफ वो वोट देते हैं, ये सारे आंकड़े निकल करके आए हैं कि बसपा विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमको अनुसूचित वर्ग के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट दिया। इस बार जरूर देंगे, उनके साथ क्यों जाएंगे? उन्होंने कुछ किया है उनके लिए, हमने किया है, हमसे जुड़े हैं वो, हम सबके साथ रहते हैं, हमारे साथ ही आएंगे। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही उपचुनाव? कांग्रेस लड़े न लड़े, कांग्रेस पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है अपने नेतृत्व के कारण से, अपनी नीतियों के कारण से। 3 सीटों पर उपचुनाव है, 1 लोकसभा 2 विधानसभा। कितनी सीटें आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं? तीनों जीतेंगे, आप देखिएगा 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे, हम तीनों सीटें जीतेंगे। देखिए राजेंद्र, दावेदारी बड़ी की जा रही है राजेंद्र अग्रवाल जी की तरफ से, मेरठ से सांसद हैं कि तीनों सीट जीतेंगे, लेकिन बिल्कुल अविनाश, हमने उनकी सारी बात सुनी, हमारे दर्शकों ने उनकी सारी बात देखी और सुनी अविनाश, उनके सारे तर्क भी देखे और सुने। उन्होंने जो तर्क दिए भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे के जो कारण बताए, वो भी हमने और हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुने। वो कह रहे हैं 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो हम देख लेंगे कि जो कारण उन्होंने बताए हैं वो कितने सही और कितने सिद्ध साबित होते हैं। लेकिन अविनाश, एक सवाल आप उनसे जरूर पूछें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े आए, जो परिणाम आए और जो उसमें आंकड़े आए, उसमें जो बीएसपी का वोट फीसद था वो बहुत महत्वपूर्ण था, और बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने भी कुछ फीसद वोट हासिल किए थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बिल्कुल वोट ही नहीं मिला था। तो बिल्कुल कांग्रेस को अप्रासंगिक कह देना
या बीएसपी को काउंट ही नहीं करना, ये क्या उचित होगा एक सही रणनीतिकार के लिए? जी सर, एक सवाल और है आपसे। जिस तरीके से अगर बात करें तो हाल ही में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, बसपा का भी एक वोट बैंक रहा, देखा गया 12-13% वोट बैंक उसके साथ बना रहा है, हिला नहीं बिल्कुल तरीके से। कांग्रेस ने भी वोट अर्जित किया है। ऐसे में अगर वो पूरी तरीके से टिल्ट करता है सपा की ओर तो जाहिर तौर से बात उनको फायदा होगा, आपकी ओर टिल्ट करता है तो आपको फायदा करेगा। तो क्या आप उस वोट बैंक पे नजर बना के रखे हैं? नहीं, देखिए, हमारा तो प्रत्येक पर नज़र है, हम सबके बीच में जाते हैं। अभी भी हमने ऐसे बूथ जहाँ पर लगातार नहीं जीत पाए थे हम, उनके अंदर हमने कार्यक्रम रखा अभी पिछले इस विधानसभा चुनाव के पश्चात। तो हमारी तो निरंतर संपर्क करने की नीति है और अनुसूचित वर्ग के लोगों के बीच में हम सामान्यतः जाते हैं। अब है एक वोट बैंक का हिसाब बन गया है और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि अनुसूचित वर्ग का जो समाज है सारा, वो हमको वोट देना ठीक है अविनाश, अच्छे ढंग से प्रारंभ किया है। सांसद जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि समाज के प्रत्येक हिस्से पर उनकी नजर है और इसीलिए वो बिल्कुल विश्वस्त है कि वोट उनके पाले में ही आएगा और विजय उनकी ही होगी। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका भी, और बहुत धन्यवाद राजेंद्र अग्रवाल जी का भी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।